हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम बैक माय चैनल टारगेट टीचर जॉब। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट टीचर जॉब में। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे बीएड प्रथम वर्ष चतुर्थ प्रश्न पत्र शैक्षिक प्रशासन एवं प्रबंधन, और ये है आपका लेक्चर नंबर 8। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। शैक्षिक प्रशासन के कार्यों एवं प्रकारों की व्याख्या कीजिए। ये आपके 2006, 2008 और 2017 में डीडी यूनिवर्सिटी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। शैक्षिक प्रशासन के कार्यों और महत्व की चर्चा कीजिए। यह आपके सिद्धार्थनगर यूनिवर्सिटी 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। और शैक्षिक प्रशासन के कार्यों को लिखिए। यह आपके डीडी यूनिवर्सिटी 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए उत्तर देखते हैं। आधुनिक परिप्रेक्ष्य में शिक्षा के क्षेत्र में विस्तृत होता जा रहा है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि शिक्षा से का जो क्षेत्र है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। लोग ज्ञान अर्जन करना प्रेफर कर रहे हैं, जिसके कारण इसके कार्यों में वृद्धि होना स्वाभाविक है। उपयुक्त विद्वानों ने शैक्षिक प्रशासन के कार्यों को अपने अपने दृष्टिकोण से स्पष्ट किया है। इन विद्वानों द्वारा बताए गए विभिन्न दृष्टिकोणों के आधार पर शैक्षिक प्रशासन के निम्नलिखित कार्य बताए जा सकते हैं। शैक्षिक योजना बनाना पहला कार्य क्या है शैक्षिक प्रशासन का? अलग अलग विद्वान अलग अलग कार्य बताते हैं। नंबर इसमें पहला है शैक्षिक योजना बनाना। शैक्षिक प्रशासन का प्रमुख कार्य योजना बनाना है। शैक्षिक प्रशासन का यह कार्य है कि वह उत्तम शैक्षिक व्यवस्था के लिए व्यापक एवं प्रगतिशील योजनाओं का निर्माण करे। यहाँ पर जो शैक्षिक प्रशासन है वो शिक्षा की व्यवस्था के लिए व्यापक एवं प्रगतिशील योजनाओं का निर्माण करे, क्योंकि योजना के अभाव में कोई भी कार्य सफल नहीं होता है। यहाँ पे योजना का तात्पर्य एक प्लानिंग से है कि जो भी एक प्लानिंग करके एक प्लानिंग के तहत किसी भी शिक्षा को आगे बढ़ाया जा सकता है। योजना के माध्यम से शैक्षिक उद्देश्यों को स्पष्ट कर उनकी प्राप्ति के लिए आधार तैयार किया जाता है। योजना के माध्यम से ही कार्य संबंधित सूचनाओं का संकलन एवं आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सकती है। सीयर्स ने शैक्षिक प्रशासन का प्रथम कार्य योजना बनाना बताया है। सीयर्स महोदय ये कहते हैं कि शैक्षिक प्रशासन का प्रमुख कार्य होता है योजना बनाना, जिससे कि शिक्षण संस्थान है उस योजनाओं को फॉलो करें और शिक्षण कार्य करें। उनके अनुसार योजना बनाते समय उद्देश्यों का स्पष्ट निर्धारण होना चाहिए, क्योंकि किसी कार्य की सफलता उसकी योजना पर ही निर्भर करती है। जब भी कोई कार्य योजना पूर्ण ढंग से होता है तो योजना के माध्यम से वो क्रमबद्ध तरीके से और व्यवस्थित होता है, तो वो अपने उद्देश्य को प्राप्त करता है। हेनरी फियोल तथा लूथर गुलिक ने शैक्षिक प्रशासन के कार्य में योजना को महत्वपूर्ण माना है। अतः कहा जा सकता है कि शैक्षिक प्रशासन की कार्य की सफलता के लिए योजना बनाना अत्यंत आवश्यक है। नंबर 2 हम देखते हैं नीतियों तथा विधियों का निर्धारण करना। शैक्षिक प्रशासन का प्रमुख कार्य नीतियों एवं विधियों का निर्धारण करना है। इन नीतियों और विधियों का निर्धारण शिक्षा मंत्रालय करता है, जिससे शिक्षा सचिव और शिक्षा निदेशक का भी सहभागिता रहती है। यहाँ पर हम देखें तो नीतियों तथा विधियों का निर्धारण करना ये शैक्षिक प्रशासन का प्रमुख कार्य। जो भी नीतियाँ जो भी योजनाएं बनाई जा रही हैं उनको सफलतापूर्वक उनका निर्धारण करना, उनका चुनाव करना, और ये जो नीतियाँ और विधियों का निर्धारण होता है वो शिक्षा मंत्रालय करता है, जिसे शिक्षा सचिव और शिक्षा निदेशक का भी सहभागिता इसमें रहती है। ये सारे लोग मिलकर शिक्षा की नीति और विधि का निर्धारण करते हैं और उसे सही क्रियान्वित एवं संचालित करने का कार्य शैक्षिक प्रशासन करता है। यहाँ पर हम देखेंगे शैक्षिक प्रशासन एवं प्रबंधन इस पेपर का आपके नाम है। तो शैक्षिक प्रशासन क्या करता है? जो भी शैक्षिक प्रबंधन में जो भी नियम कानून बनाए जाते हैं उन नियमों को और उन नीतियों को सही ढंग से लागू कराने का कार्य करता है। शिक्षण संस्थाओं में, महाविद्यालयों में ये इसका मुख्य कार्य होता है शिक्षा के उद्देश्य को पूरा करना, शिक्षा की प्रगति करना। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो शिक्षा की नीतियाँ और विधियों का निर्धारण कौन करता है। यहाँ पे हम जो शिक्षा मंत्रालय होता है वो शिक्षा की नीति और विधि का निर्धारण करता है और उसे क्रियान्वित एवं संचालित करने का कार्य शैक्षिक प्रशासन करता है।
नेक्स्ट हम देखेंगे वित्तीय व्यवस्था करना। शैक्षिक प्रशासन के सभी कार्यों को सकुशल संपन्न कराने के लिए धन की आवश्यकता होती है। इसके लिए उसे किसी कार्य को करने के पूर्व बजट बनाने की आवश्यकता होती है। यहाँ पर हम देखेंगे वित्तीय व्यवस्था करना, किसी भी कार्य और योजना को संपादित करने के लिए धन और समय दोनों की आवश्यकता होती है। लेकिन यहाँ पर समय खर्च करने का कार्य तो शिक्षण संस्थानों का है, लेकिन धन खर्च करने का जो कार्य होता है वो, या योजना बनाने का जो कार्य है, यहाँ पे वो आप देख सकते हैं। शैक्षिक प्रशासन के सभी कार्यों को सकुशल संपन्न कराने के लिए धन की आवश्यकता होती है। इसके लिए उसे किसी कार्य को करने के लिए पूर्व बजट बनाने की आवश्यकता है। किसी भी योजना को बनाने से पूर्व ये निर्धारित करना पड़ता है कि इसमें बजट कितना खर्च होगा। आवश्यकता अनुसार वित्त की व्यवस्था करना और उसका अनुमान लगाना और उसका लेखा जोखा करना ही बजट कहलाता है। यहाँ पर सारी चीज़ों का लेखा जोखा करेंगे। और शिक्षा की वित्तीय व्यवस्था में अनेक कार्यों जैसे बजट बनाना, विद्यालयों की आवश्यकता, साज सज्जा का लेखा जोखा रखना, सरकारी तथा गैर सरकारी वित्तीय सहायता का लेखा जोखा रखना, शोध कार्य करना, व्यय का लेखा जोखा आदि को शैक्षिक प्रशासन के अंतर्गत ही रखा जाता है। तो यहाँ पर हमने देखा जो शैक्षिक प्रशासन है वो योजनाएं तो तैयार ही करता है, साथ में जो वित्तीय व्यवस्था होती है उसके लिए भी एक बजट तैयार करना शैक्षिक प्रशासन का ही कार्य होता है। यहाँ पर हम पढ़ रहे थे कि लेखा जोखा रखना, शोध कार्य और व्यय का लेखा जोखा आदि को शैक्षिक प्रशासन ही करता है। शैक्षिक प्रशासन इस प्रकार के वित्तीय कार्यों पर अपना नियंत्रण रखता है। नंबर 4 हम देखते हैं संगठन करना, ऑर्गेनाइजेशन जिसे हम कहते हैं। शैक्षिक प्रशासन एक कार्य संगठन करना है। संगठन करने से तात्पर्य उन साधनों से है जो योजनाओं को क्रियान्वित करने में सहायक होते हैं। सीयर्स ने शैक्षिक प्रशासन के कार्यों में संगठन को महत्वपूर्ण स्थान दिया है। उनके अनुसार संगठन कार्य करने की मशीन है। इसका निर्माण मुख्यतः व्यक्तियों, वस्तुओं, कारखानों, विचारों, प्रतीकों, नियमों, सिद्धांतों तथा स्वरूपों के द्वारा या इन सबके संयोग से होता है। यहाँ पर हम देखें तो संगठन को महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया गया शैक्षिक प्रशासन में। तो संगठन क्या क्या चीज़ें होती हैं? किसी भी शिक्षण संस्थानों को चलाने के लिए जो मानवीय शक्तियाँ, या एक तरह से हम कह सकते हैं जो भी कर्मचारी काम करते हैं, या फिर जो भी शिक्षण सहायक सामग्री भी कह सकते हैं, और जो भी विचारक हैं, और जो भी प्रतीक या नियम सिद्धांत जो भी अपनाए जाते हैं, ये सारे ही मिलकर एक संगठन का निर्माण करते हैं। यहाँ पर हम देखें तो स्वरूपों के द्वारा या इनके सबके संयोग से होता है। इन सबके संयोग से ही संगठन कार्य होता है। यह मशीन स्वतः भी कार्य कर सकती है अथवा इसका संचालन मानवीय इच्छा निर्णय द्वारा भी हो सकता है। जो मशीनें वो स्वतः भी कार्य कर सकती हैं अथवा संचालन मानवीय इच्छा एवं निर्णय द्वारा भी हो सकता है। लूथर, गुलिक और हेनरी फ्यूल ने भी शैक्षिक प्रशासन में संगठन का मुख्य स्थान माना है। इस प्रकार शैक्षिक प्रशासन का कार्य मानवीय तथा भौतिक संसाधनों का संगठन करना है। नंबर 5 हम देखते हैं समन्वय करना। शैक्षिक प्रशासन का कार्य समन्वय स्थापित करना। शैक्षिक प्रशासन संगठन की विभिन्न क्रियाओं जैसे बजट, कर्मचारियों की नियुक्ति, पाठ्य सहगामी क्रियाएं, पाठ्येतर क्रियाएं, पाठ्यक्रम आदि में समन्वय स्थापित करने का कार्य करता है। सीयर्स ने शैक्षिक प्रशासन के कार्य में समन्वय को महत्वपूर्ण माना है। यहाँ पर हम देखेंगे जो सीयर्स महोदय हैं इनका कहना है कि समन्वय स्थापित करना बहुत ही महत्वपूर्ण है शैक्षिक प्रशासन में। और वो किन किन लोगों के माध्यम से होता है? बजट के माध्यम से, कर्मचारियों की नियुक्ति से, पाठ्य सहगामी क्रियाओं से, पाठ्येतर क्रियाओं से, पाठ्यक्रम के माध्यम से। इन सब में एक समन्वय स्थापित होगा तभी जो शिक्षण कार्य होगा वो प्रभावशाली बनेगा और जो शिक्षा का उद्देश्य है वो भी पूरा होगा। तो सीयर्स ने शैक्षिक प्रशासन के कार्य में समन्वय को अति महत्वपूर्ण माना है। शैक्षिक प्रशासन का एक प्रमुख कार्य समन्वय करना। समन्वय का यह कार्य है कि वह सभी व्यक्तियों को एकलयता प्रदान करे, क्योंकि जब तक सभी व्यक्ति एक होकर पारस्परिक सहयोग एवं सद्भाव से कार्य नहीं करेंगे तब तक शैक्षिक प्रशासन अपने कार्यों में सफल नहीं हो सकता। जब तक जो शैक्षिक या शिक्षण संस्थाएं जो भी चलाई जाती हैं, अगर ये इसमें तो एक व्यक्ति के माध्यम से तो सारी चीज़ें क्लियर होती नहीं। हर व्यक्ति का अपना एक निश्चित कार्य होता है और वो कार्य एकजुट होने से ही संभव हो पाता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि
जब तक सभी व्यक्ति एक होकर पारस्परिक सहयोग और सद्भाव से कार्य नहीं करेंगे तब तक शैक्षिक प्रशासन अपने कार्यों में सफलता नहीं प्राप्त कर सकता। अतः शैक्षिक प्रशासन अपने कार्यों में सफल होने के लिए कार्यकर्ताओं में समन्वय स्थापित करना होगा। नंबर 6 हम देखें तो निर्देशन यानी कि होता है डायरेक्शन। शैक्षिक प्रशासन का प्रमुख कार्य निर्देशन देना भी होता है। निर्देशन वस्तुतः कर्मचारी, सामान, साज सज्जा, धन आदि कारकों पर आश्रित होता है। यहाँ पर निर्देशन किन किन चीज़ों का, जो भी वहाँ कर्मचारी कार्य कर रहे हैं, जो भी वहाँ की आवश्यकताएं हैं उनको पूरा कराना, इन सभी कार्यों का एक साथ समन्वय करना कुशल निर्देशन का ही कार्य है। एक कुशल निर्देशक ही ये सारे कार्य कर सकता है। तो कुशल निर्देशन यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। लूथर गुलिक ने अपने POSDCORB में निर्देशक का उल्लेख कर उसे महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया। जो भी JB सीयर्स के मुताबिक यहाँ पर हम कह सकते हैं, उनके मतानुसार निर्देशन प्रशासन का वह अंग है जो निर्णय को प्रभावित करता है। यहाँ पर JB सीयर्स कह रहे हैं कि निर्देशन प्रशासन का वह अंग है जो निर्णय को प्रभावित करता है। जो निर्णय लेने की क्षमता होगी उसी से ही निर्देशित होगा। अगर निर्णय लेने की क्षमता नहीं है तो फिर जो निर्देशन कार्य होगा वो गलत ढंग से भी हो सकता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे निर्देशन प्रशासन का वह अंग है जो निर्णय को प्रभावित करता है, कार्य करने के लिए सूचना देता है तथा इस बात का भी संकेत देता है कि कार्य को किस प्रकार करना है तथा इसे कब प्रारंभ करना और कब समाप्त करना है। तो ये सारे निर्देशन दिया जाता है, उसको एक लिमिट समय बनाया जाता है कि इस लिमिट समय में ये शिक्षण उद्देश्य पूरे करने हैं। अतः निर्देशन की प्रक्रिया में प्रशासक को निपुण होना चाहिए, क्योंकि विभिन्न कार्यों को करने के लिए उचित निर्देशन की आवश्यकता पड़ती है। कुशल निर्देशन के द्वारा ही शैक्षिक प्रशासन के कार्यों का सुचारू रूप से संचालन हो सकता है। तो यहाँ पे भी जो निर्देशक है शैक्षिक प्रशासन का, उसको भी एक तरह से उसके अंदर स्किलफुल होना चाहिए, उसको निपुण होना चाहिए अपने कार्यों को सही ढंग से करने के लिए, निर्णय लेने के लिए, सही समय पर क्या निर्णय लिया जाए, ये सब चीज़ों के लिए उचित निर्देशन उसके अंदर वो सारे गुण होने ही चाहिए। नंबर 7 हम देखें तो यह है आलेख। शैक्षिक प्रशासन का कार्य शिक्षा संबंधी गतिविधियों का समय समय पर आलेख और सूचना प्रदान करना। लूथर गुलिक ने अपने पोस्ट कोर्ब में आलेख को शैक्षिक प्रशासन का महत्वपूर्ण कार्य बताया। इसमें शोध, निरीक्षण और अभिलेख तीनों कार्य किए जाते हैं जिससे आलेखन का कार्य सही रूप से प्रस्तुत किया जा सके। आलेखन में विद्यालयों में, कार्यालयों में और शिक्षकों एवं संबंधित पदाधिकारियों का व्यक्तिगत रिकॉर्ड, व्यक्तिगत फाइल, सेवा रजिस्टर, पुरस्कार, दंड, अनुदान, वित्तीय रिकॉर्ड, परीक्षा रिकॉर्ड आदि को सुरक्षित रखा जाता है। इन रिकॉर्डों का आलेखन और उनकी सुरक्षा शैक्षिक प्रशासन के महत्वपूर्ण कार्य। यहाँ पर हम देखें तो आलेख का तात्पर्य ये है कि जो भी चीज़ें की जाए उन सबका रिकॉर्ड हो, चाहे वो सेवा रजिस्टर हो, फिर या व्यक्तिगत फाइल हो, या पुरस्कार दंड हो, या अनुदान या वित्तीय रिकॉर्ड हो, या परीक्षा रिकॉर्ड हो। हर तरह के रिकॉर्ड शैक्षिक प्रशासन द्वारा मेंटेन किए जाएं जिससे कि वो अपने जो भी शैक्षिक उद्देश्य हैं उसको प्राप्त कर पाए। तो नंबर 8 हम देखते हैं संप्रेषण। कैंपबेल एवं रसेल टी ग्रेन ने शैक्षिक प्रशासन के कार्य में संप्रेषण को महत्वपूर्ण स्थान दिया। संप्रेषण का मतलब क्या होता है? कम्युनिकेशन, वार्तालाप या बातचीत के माध्यम से वो अपने शिक्षण संस्थाओं को कंट्रोल करे। रसेल के अनुसार जब तक सूचनाएं अन्य व्यक्तियों तक नहीं पहुंचती हैं तब तक कार्य संपन्नता की स्थिति उत्पन्न नहीं की जा सकती है। वास्तव में देखा जाए तो शैक्षिक प्रशासन के कार्य में संप्रेषण की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण एवं लाभकारी होती है, क्योंकि संप्रेषण ही वह माध्यम है जो कोई भी सूचना, विचार और निर्देशन एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास पहुंचाता है। दोस्तों, अगर हम बात करें संप्रेषण की तो संप्रेषण निम्न से उच्च वर्ग तक भी होता है। एक तरह से हम देखें जो यहाँ पे निम्न वर्ग का तात्पर्य हम कह सकते हैं जो शिक्षण कार्य होता है। एक छोटा सा आधार बनाते हैं कि जो भी शिक्षण कार्य होता है शिक्षक अपने संप्रेषण के माध्यम से ही अपने छात्रों को अपनी बात अच्छे ढंग से समझा सकता है। सेम यही कंडीशन आपकी शिक्षण संस्थाओं के लिए शैक्षिक प्रशासन के भी होते हैं, क्योंकि शैक्षिक प्रशासन का अगर संप्रेषण यानी कि कम्युनिकेशन अच्छा नहीं होगा तो वो अपनी योजनाओं को सही ढंग से लागू नहीं कर पाएगा।
नंबर 9 हम देखते हैं कर्मचारी प्रबंधन। शैक्षिक प्रशासन का कार्य योग्यताधारी कर्मचारियों का प्रबंधन करना। शैक्षिक प्रशासन का मुख्य कार्य संगठन में लगे हुए व्यक्तियों से अनेक कार्य का सुचारू रूप से संचालन करना है। संगठन का कार्य तभी सुचारू रूप से संचालित हो सकता है जब कर्मचारियों की नियुक्ति, उनकी योग्यता का ज्ञान, उन्हें पुरस्कृत एवं दंड करने की विधियों, प्रशिक्षण, निरीक्षण, पर्यवेक्षण आदि कार्यों का सही तरीके से संचालन हो। अतः कहा जा सकता है कि शैक्षिक प्रशासन का प्रमुख कार्य योग्य कर्मचारियों का प्रबंधन करना है। दोस्तों, जब शिक्षण संस्थाओं में या शैक्षिक प्रशासन के अंतर्गत कार्य करने वाले लोग योग्य होंगे तभी शैक्षिक प्रशासन को सही ढंग से चलाया जा सकता है, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी प्रशासन को चलाने के लिए वहाँ के लोगों में ज्ञान, निपुणता परम आवश्यक होती है। तो यहाँ पर शैक्षिक प्रशासन का कार्य क्या है? प्रशिक्षण दिलवाना, निरीक्षण करना और पर्यवेक्षण करना। जो भी शिक्षण संस्थाएं चल रही हैं उनका निर्देशन करना, परीक्षण करना और पर्यवेक्षण करना। तो इन सब चीज़ों के माध्यम से, कुशल कर्मचारियों के माध्यम से ये सारी चीज़ें संभव हैं। नंबर 10 हम देखते हैं परीक्षाओं की व्यवस्था करना। शैक्षिक प्रशासन का कार्य परीक्षाओं की व्यवस्था करना भी है। शैक्षिक प्रशासन परीक्षा व्यवस्था के लिए कक्षा अनुसार परीक्षा की व्यवस्था के साथ साथ तथा उनके प्रमाण पत्रों एवं उपाधियों की व्यवस्था करता है। परीक्षाओं की सही रूप में संचालन करना और उनके प्रमाण पत्रों तथा उपाधियों की व्यवस्था करना शैक्षिक प्रशासन का कार्य है। तो इस तरह से हम देखेंगे जो भी शिक्षण संस्थाएं हैं उनमें परीक्षाओं की व्यवस्था करना, समय समय पर उनकी उपलब्धियों के बारे में जानना, उनका मूल्यांकन करना, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी शैक्षिक प्रशासन की है। तो नंबर 11 हम देखते हैं पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण करना। शैक्षिक प्रशासन का कार्य पर्यवेक्षण और निरीक्षण करना भी है। शैक्षिक प्रशासन का मुख्य कार्य यह है कि यह देखे कि जो भी सरकारी अनुदान है आया है उसका सही एवं समुचित उपयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि शिक्षा के लिए सरकार बहुत सारे धन खर्च करती है, लेकिन उन सारे धन का सही ढंग से उपयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, शिक्षा का उद्देश्य पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये पर्यवेक्षण और निरीक्षण के माध्यम से शैक्षिक प्रशासन के द्वारा संभव किया जाता है। उनका यह भी कार्य है कि संगठन के जो भी कर्मचारी हैं वो सही रूप से अपने अपने कार्यों का संचालन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। इन्हीं आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर शैक्षिक प्रशासन द्वारा पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण का कार्य किया जाता है। नंबर 12 हम देखते हैं नियंत्रण करना। शैक्षिक प्रशासन का कार्य संगठन में उपयोग हो रहे मानवीय एवं भौतिक संसाधनों को नियंत्रण में रखना है। जैसा कि आप जानते हैं कि शैक्षिक प्रशासन अपने द्वारा जो भी योजनाएं बनाई जाती हैं उन योजनाओं में ये सारी चीज़ें रखी जाती हैं कि जो भी योजनाएं लागू की जाएंगी उनमें किस तरह से नियंत्रण रखा जाएगा, किस तरह से मानवीय और भौतिक चीज़ों पर, मानवीय का मतलब यहाँ जो शिक्षण संस्थान में कर्मचारी काम करते हैं और भौतिक साधन जो कि शिक्षण सामग्री में यूज की जाने वाली चीज़ें या फिर शिक्षा व्यवस्था के लिए विद्यालय भवन का निर्माण वगैरह, या फिर आप कह सकते हैं जो भी सहायक सामग्री यूज की जाती है, शैक्षिक उपकरण कह सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों पर नियंत्रण रखना, उनका सही ढंग से उपयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये सारी जानकारी रखना, उन उद्देश्यों की पूर्ति नियंत्रण के बिना पूरी हो रही है कि नहीं, ये सारी चीज़ें देखना। अतः उद्देश्यों की पूर्ति के लिए नियंत्रण का होना अत्यंत आवश्यक है। जब किसी चीज़ पर नियंत्रण होता है तो वो चीज़ें अच्छे ढंग से होती हैं। यहाँ पर हम देखेंगे सीयर्स के अनुसार कोई भी जब तक संबंधित व्यक्तियों, वस्तुओं अथवा लक्ष्यों पर भली प्रकार नियंत्रण ना कर ले तब तक वह किसी भी कार्य के संबंध में निर्देश नहीं दे सकता। दोस्तों, यहाँ पर निर्देशन के लिए चीज़ों को कंट्रोल करना बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। अगर आपका कंट्रोल नहीं है तो फिर आप निर्देशित नहीं कर सकते हैं। तो अतः कहा जा सकता है कि शैक्षिक प्रशासन के कार्य में नियंत्रण का महत्वपूर्ण स्थान है। कंट्रोल करके ही निर्देश देना शैक्षिक प्रशासन का एक महत्वपूर्ण कार्य भी है। अब नंबर 13 हम देखते हैं मूल्यांकन, इवैल्यूएशन। शैक्षिक प्रशासन का महत्वपूर्ण कार्य मूल्यांकन करना है। सीयर्स का यह कथन उपयुक्त प्रतीत होता है कि किसी कार्य के संचालन में उसके उद्देश्यों की प्राप्ति कहाँ तक हुई है उसका समुचित ज्ञान मूल्यांकन द्वारा ही संभव है। दोस्तों, जो भी योजनाएं बनाई गई हैं उन योजनाओं को कहाँ तक सार्थक किया गया है, तो मूल्यांकन के माध्यम से ही शिक्षा के जो भी उद्देश्य हैं वो
पूरे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, ये मूल्यांकन के माध्यम से ही शैक्षिक प्रशासन को पता चलता है। उसका समुचित ज्ञान मूल्यांकन के द्वारा ही संभव है। शैक्षिक प्रशासन अपने कार्यों को पूरा करने में कहाँ तक सफल हुआ है, इसका ज्ञान उसे मूल्यांकन के द्वारा ही प्राप्त हो सकता है। शैक्षिक प्रशासन मूल्यांकन के द्वारा अपनी दुर्बलताओं का पता लगाकर शिक्षा प्रणाली में सुधार कर सकता है। अतः कहा जा सकता है कि मूल्यांकन शैक्षिक प्रशासन के कार्यों में अति महत्वपूर्ण कार्य है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि एक शिक्षक भी जब अपना शिक्षण कार्य करता है तो वो अपने छात्रों को का फीडबैक लेता है, और जो भी छात्र अच्छा कार्य करते हैं या अच्छा उत्तर देते हैं उनका पुनर्वलन करता है। अगर जो चीज़ें वो नहीं क्लियर कर पाते हैं तो फीडबैक के माध्यम से वो उनकी समस्याओं का हल करता है, उनका उपचार करता है। ठीक यही कंडीशन आप शैक्षिक प्रशासन में भी देखेंगे कि शैक्षिक प्रशासन भी जो भी योजनाएं बनाता है उनको सही ढंग से लागू करना, और जो भी उनके अंतर्गत आ रहे हैं उनका नियंत्रण रखना, उन पे कंट्रोल करना, और खुद की जो कमियां रह गई हैं, कहने का तात्पर्य है कि अगर उचित ढंग से निर्देश नहीं दिया गया है तो उन कमियों को फिर से दूर करते हुए उचित ढंग से निर्देश देना, जिससे कि जो सरकार के द्वारा चलाई गई योजनाएं हैं, जो भी सरकार के द्वारा किया गया धन खर्च है, वो सही रूप से सही जगह पहुंच पाए, और जो शिक्षा का उद्देश्य है वो उसकी प्राप्ति कर पाएँ, और जो छात्र वहां पर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं उनका सर्वांगीण विकास हो पाए, क्योंकि छात्र के भविष्य से ही देश का भविष्य आगे बढ़ेगा। अगर छात्रों का सर्वांगीण विकास होगा तो वही छात्र कल के भावी नागरिक हैं। अगर वो विकसित होंगे तभी वो देश का विकास कर पाएंगे, देश को सक्षम बना पाएंगे। तो यहाँ पे शैक्षिक प्रशासन का मुख्य उद्देश्य है शिक्षण संस्थाओं को सही ढंग से जो वहाँ की योजनाएं उनको लागू करना और शिक्षा के उद्देश्यों को पूरा करना। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइएगा कि मेरा ये प्रयास आपको कैसा लग रहा है। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हमसे जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।